students, how are you all? I hope you all are very good. Today student, let's start the 5th chapter of class 8 science, that is about exploring forces. All right, let's start the chapter and learn about it. See, first of all we have the topic that what is a force. Student, force क्या है? So अब हम इसे समझेंगे with what we mean by push or a pull first of all. तो इसके लिए आपने एक लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स लिया एंड उसको आप मूव करने की कोशिश करेंगे एज मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन इमेजिन. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस बॉक्स को मूव किया जा रहा है डिफरेंट वेज, ईदर बाय पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, दैट इज पुलिंग अप एंड कैरिंग. So did you try moving the box in any way different from what is shown? In every method you use to move the box. हर एक मेथड में आप क्या कर रहे हो, बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हो एंड इसके लिए आपने या तो पुश अप्लाई किया होगा या पुल. तो स्टूडेंट्स, इन साइंस दिस पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ फोर्स. साइंस में यही पुश या पुल जो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अप्लाई किया जाता है या स्टॉप करने के लिए, ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया जाता है, दैट पुश और पुल इज ओनली व्हाट इज नोन एज फोर्स. ऑलराइट, चलो. Now what can a force do to the bodies on which it is applied? एक फोर्स जो आप किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो उससे उस बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है. तो स्टूडेंट्स, वी कम अक्रॉस पुशेस एंड पुल्स इन आवर एवरीडे लाइफ, often without even noticing them. So let's think back on some of these movements and understand them better. आपको डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहाँ पे आप एक फोर्स यानी कि या तो पुश या पुल यूज कर रहे हैं. ठीक है, चलो. सी, सो इन सभी एग्जाम्पल्स पे आप देखो, आप जैसे कि अपने फ्रेंड आपके मूविंग बाईसाइकिल को होल्ड कर रहा है पीछे से टू स्टॉप इट, तो वो पुल कर रहा है जिससे आपकी बाईसाइकिल या तो स्लो डाउन हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी. ऐसे ही आप एक मूविंग बॉल को हिट कर रहे हैं विद द बैट, तो यहाँ पे पुश किया गया है जिससे बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. एक इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस करना, दैट इज अगेन अ पुश, जिससे बलून की शेप चेंज हो रही है. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हैं जहाँ पे फोर्स का यूज किया जा रहा है, जैसे कि ओपनिंग अ ड्रॉवर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, स्टॉपिंग अ बॉल बाय अ फील्डर, किकिंग अ फुटबॉल, अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल, ठीक है, रोलिंग आउट डो फॉर चपाती, टर्निंग द हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा. अब ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में किस टाइप का इफेक्ट है जो वो फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्सर्ट कर रहा है. तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पे, उससे ऑब्जेक्ट या तो मूव करना स्टार्ट कर देता है अगर वो पहले रेस्ट पे था, या फिर उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है. देन यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं या फिर इन इफेक्ट्स के किसी भी कॉम्बिनेशन को भी कॉज किया जा सकता है. सो डज दिस मीन कि दैट एनी टाइम, जितनी टाइम भी आप एक नोटिस कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन या शेप में, तो वहाँ पे एक फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है. सो यस, इनमें से कोई भी ऐसा चेंज तब तक नहीं हो सकता जब तक हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, सो डज इट मीन कि दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. सी, नाउ देयर इज वन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. नो, नॉट नेसेसरली. ठीक है, इट कुड मीन कि सी डिफरेंट फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड इस कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स, विच यू विल स्टडी मोर अबाउट इन योर हायर क्लासेस. अब स्टूडेंट्स, आर फोर्सेस, क्या फोर्सेस टू और मोर ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सी, व्हेन यू पुश अ टेबल, जब आप एक टेबल पुश करते हो आपका हैंड उस टेबल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. एंड इस केस में आपका हैंड एंड टेबल दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आ रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट ऑल द एग्जांपल्स. ठीक है, इनमें से कितने जो हमने टेबल 5.1 में देखे, अब वहां पे हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच केस. यू विल ऑब्जर्व कि एक फोर्स हमेशा किसकी वजह से होता है? द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ इंट्रैक्शन. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी न किसी इंट्रैक्शन की वजह से हमेशा वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि एक फोर्स के एक्ट करने के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है. इन सिंपल टर्म्स यू कैन से कि फोर्स एक पुश या पुल है किसी ऑब्जेक्ट पे, जो किस वजह से होता है? इंट्रैक्शन की वजह से होता है विद अनदर ऑब्जेक्ट. एंड जो स्टैंडर्ड यूनिट है इस फोर्स को मेजर करने की इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और ऐसा यूनिट, दैट इज न्यूटन. ऑलराइट, जिसको हम लिखते हैं लोअर केस में एंड रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल कैपिटल N.
Okay, now what are the different types of forces? अब different types के forces क्या है? Number one, contact forces. See, so in many cases जब आप एक force apply करते हैं object पे, वहाँ पे एक direct physical contact की requirement होती है. अब ये contact आपका hands का use करके या किसी भी other body parts का use करके create किया जा सकता है, और even through objects like a stick or a rope. तो ऐसे forces जो तभी act करेंगे जब objects एक दूसरे को touch कर रहे हैं, that is known as contact forces. एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस के भी फर्दर टाइप्स हैं. नंबर वन, मस्कुलर फोर्सेस, जो कि एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का ही. ठीक है, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पे फोर्स आपका जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द मसल्स इन योर बॉडी. एंड इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, जो तभी होगा जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्शंस. एनिमल, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, ये सब भी मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट एंड सर्वाइवल. ठीक है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ह्यूमंस ने इसी मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल्स का यूज किया है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फ्रिक्शन. सी, व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, अब जब एक फ्लैट सरफेस पे बॉल रोल करती है स्टूडेंट, वो इवेंचुअली क्या स्टॉप हो जाती है. सिमिलरली इफ यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल, इस तरीके से अगर आप क्या ओके, तो सिमिलरली इफ यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल ऑन लेवल ग्राउंड, अगर आप लेवल ग्राउंड पे बाइसाइकिल को पेडल करना स्टॉप कर देते हैं तो वो स्लो डाउन होगी एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप, राइट. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि बाइसाइकिल ज़्यादा क्विकली स्टॉप हो जाती है एक रफ सरफेस पे एज कम्पेयर टू अ स्मूदर सरफेस. ऐसे एक्सपीरियंस से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन एंड स्टॉप इन दीज सिचुएशंस. तो यू नो कि एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए, एंड येट इन दीज केसेस यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है एंड स्टिल ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली रेस्ट पे आ जाता है. सो कुड देयर बी अ फोर्स एक्टिंग दैट वी आर नॉट डायरेक्टली अप्लाइंग, एंड व्हाट इज दिस फोर्स? ओके, सो लेट अस इन्वेस्टिगेट. आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, फ्लैट सरफेस जिसका था, जैसे कि एम्प्टी लंच बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स और नोटबुक, एंड उसको टेबल या फ्लोर पे आप प्लेस करोगे. फिर एक जेंटल पुश आप उसको प्रोवाइड करेंगे एंड यू विल ऑब्जर्व, does it stop after moving a certain distance? Is some force acting on it to bring it to rest? Then उसके बाद ऑब्जेक्ट को दोबारा पुश करना है, दिस टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में, या वो अगेन कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद स्टॉप हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू पुश, जब आप एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक स्लाइड करेगा एंड देन इट विल स्टॉप. व्हाई? बिकॉज एक फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में एंड जिस सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है, जैसे कि टेबल और फ्लोर. ठीक है, एंड ये फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है एंड उसको रेस्ट पे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सो द फोर्स दैट एक्ट्स, एक ऐसा फोर्स जब एक्ट करता है कब, when object moves or tries to move over another surface, that is known as force of friction या simply friction. and friction हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और अटेम्प्टेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसको आप कॉन्टैक्ट फोर्स कंसिडर करते हैं बिकॉज ये तभी एक्ट करता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ठीक है, अब फ्रिक्शन अनइवननेस की वजह से और इरेगुलरिटीज की वजह से हो सकता है जो कि आपके उन सरफेसेस के बीच में है विच आर इन कॉन्टैक्ट. इवन द सरफेसेस जो आपको स्मूथ दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज होती हैं. एंड जब दो ऐसे सरफेसेस को आप एक दूसरे पर प्लेस करोगे तो ये स्मॉल जो बम्स हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं, मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं एंड मेकिंग इट हार्डर टू स्लाइड वन ओवर द अनदर. ऑलराइट, चलो नाउ रिपीट द प्रीवियस एक्टिविटी. वही प्रीवियस एक्टिविटी रिपीट करनी है, लेकिन दिस टाइम आप सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट सरफेसेस पे प्लेस करेंगे लाइक ग्लास, क्लोथ, वुड, सेरेमिक टाइल एंड सैंड. एंड ऑब्जर्व कि ऑब्जेक्ट क्या सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है स्टॉप होने से पहले हर एक सरफेस पर जितना वो प्रीवियस एक्टिविटी में कर रहा था. एंड नोटिस कि वेदर इट स्टॉप एट द सेम पॉइंट ऑन ईच सरफेस. सो यू विल फाइंड कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है, कवर कर रहा है डिफरेंट सरफेसेस पर. दिस शोज कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आ रही हैं. ठीक है, रफ सरफेस जो होते हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू द स्मूदर वंस. ऑलराइट, चलो
नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस वी हैव इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जो कब एक्ट करते हैं, इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग ईच अदर. एंड ऐसे फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है. जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, स्टिल उनके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नंबर 1, मैग्नेटिक फोर्स. जैसे कि हमने पता है कि मैग्नेट्स उन सभी मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बने हैं. सो व्हेन टू मैग्नेट्स, जब दो मैग्नेट्स को आप एक दूसरे के क्लोज लाते हो, तो जो सिमिलर पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं. whereas opposite poles, that is north south, it will pull toward each other, right? So इसी बुक के प्रीवियस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि रेगुलर मैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं. सो जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है स्टूडेंट मैग्नेट्स के बीच में, वो आपका पुश और पुल का टाइप है, एंड दे आर ऑल्सो द फोर्सेस होती. ठीक है. सो डू यू रिमेंबर कि कैसे एक मैग्नेट एक फोर्स एक्सर्ट करता है अनदर मैग्नेट पे या किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे विदाउट एक्चुअली टचिंग इट. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ऑलराइट, सी लेट्स टेस्ट इट. इसके लिए आपने 2 रिंग मैग्नेट्स ली एंड एक वुडन स्टिक. अब स्टिक को होल्ड करना है अपराइट एक वुडन टेबल पे एंड स्लाइड वन ऑफ द रिंग मैग्नेट्स ऑन टू द स्टिक लाइक दिस. फिर आपको सेकेंड रिंग को प्लेस करना है, रिंग मैग्नेट को प्लेस करना है पहले वाले से थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से कि जो लाइक पोल से दोनों ही मैग्नेट्स के एक दूसरे को फेस करें. तो तब यहाँ पे सेकंड मैग्नेट जो है फर्स्ट वाले मैग्नेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है. जेंटली धीरे से आपको पुश करने की कोशिश करनी है सेकंड मैग्नेट को नीचे की तरफ. क्या आपको यहाँ पे एक फोर्स फील हो पा रहा है जो इस पुश को रेजिस्ट कर रहा है? देन अब आप दोनों ही मैग्नेट्स के पोल्स को फ्लिप करेंगे एंड देन ट्राई अगेन. डज द सेकंड मैग्नेट स्टिल फ्लोट? सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी से यू विल ऑब्जर्व कि एक मैग्नेट क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे मैग्नेट पर विदाउट एक्चुअली टचिंग इट. एंड ये जो फोर्स एक मैग्नेट अनदर मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे अप्लाई करता है, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. एंड क्योंकि ये फोर्स किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के विदाउट, बिना प्रेजेंस के करता है, इसीलिए ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसके लिए आपको एक प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ लेना है, अ पीस ऑफ पॉलिथीन एंड सम स्मॉल पेपर पीसेस. देन आपको प्लास्टिक स्केल को रब करना है या स्ट्रॉ को आप रब करेंगे विगरसली पॉलिथीन के साथ. बी केयरफुल कि आप उस रब पार्ट को अपने हैंड्स या किसी मेटल ऑब्जेक्ट से टच ना करें. देन उस रब एंड को आप एक स्मॉल पेपर पीस के क्लोज लेकर आएंगे जो आपने टेबल पे प्लेस करी है, मेकिंग श्योर कि वो टच ना करे. नाउ डू यू सी समथिंग अनयूजुअल? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेपर पीसेस हैं वो उस प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड देन इवेंचुअली दे विल स्टिक टू इट. व्हाट कॉजेज दिस? तो स्टूडेंट्स, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो सर्टेन मटेरियल्स के बने हैं, आप इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करोगे तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस उन दोनों ही सरफेसेस पर बिल्डअप हो जाते हैं, जिन्हें हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, बिकॉज दे रिमेन इन प्लेस एंड डू नॉट फ्लो. एंड एक ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक चार्जेस को होल्ड करता है, दैट इज नोन एज चार्ज ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, अब एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जो कि सर्टेन मटेरियल्स के बने होंगे, लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, इवन इफ दे आर नॉट टचिंग. सो ये अट्रैक्शन जो है एक फोर्स की वजह से हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो इवन विदाउट कॉन्टैक्ट भी एक्ट करता है. ओके, चलो, सो लेट्स एक्सपेरिमेंट अगेन एन एक्टिविटी बाय यूजिंग इट डिफरेंट मटेरियल. सो अगेन आपने 2 बलून्स लिए, सम थ्रेड एंड अ वुडन क्लॉथ. ठीक, अब आपने दोनों बलून्स को इन्फ्लेट करना है एंड उनको हैंग करना है सो दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को वो टच ना करे, इस तरीके से हैंग करेंगे. देन दोनों ही बलून्स को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे एंड यू विल रिलीज इट, मेकिंग श्योर कि वो रब सरफेसेस को आप अपने फिंगर से टच ना करें. नाउ व्हाट डू यू नोटिस? यू विल सी कि बलून्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लाइक दिस, एज दो दे आर रेपलिंग वन अनदर. अब सेम वुलन क्लॉथ को आपको लेकर आना है जो आपने रबिंग के लिए यूज किया था. एक दोनों ही बलून्स के क्लोज आप लेके आओगे. देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. बलून्स अब उस क्लॉथ के टुवर्ड्स भाग रहे हैं, जैसे कि वो उसके टुवर्ड्स पुल किए जा रहे हो. नाउ व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस? सो स्टूडेंट्स, वी ऑब्जर्व कि दोनों बलून्स जब आपने सेम वे में रब किए, वो एक दूसरे को रेपल कर रहे थे. हाउएवर बलून एंड वुलन क्लॉथ जो यूज किया गया था उसे रब करने के लिए, वो एक दूसरे के अट्रैक्ट कर रहे हैं. डज दिस मीन कि बलून एंड क्लॉथ में डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस हैं? सिंस क्योंकि दोनों ही बलून्स को सेम मैनर में रब किया गया था, तो वी कैन अज्यूम कि उनमें सिमिलर चार्जेस थे. एंड बिकॉज वो एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, तो यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है कि लाइक चार्जेस
repel each other. Whereas on the other hand, जो attraction था balloon and woolen cloth के बीच का, वो क्या suggest कर रहा है कि दोनों के ऊपर opposite type के charges हैं. So both the object जो कि rub किया जा रहा है and वो object जो rubbing के लिए use किया जा रहा है, वो दोनों ही charge हो जाते हैं लेकिन opposite types of charges से. And जो attraction है उनके बीच का, वो क्या show करता है कि opposite charges attract each other. So ये two types के static charges को कहा जाता है positive and negative charge. And वो force जिससे एक charge object, जो force एक charge object another charge या uncharged object पे apply करता है, इसको हम electrostatic force कहते हैं. And ये force किसी भी physical contact के बिना भी act करता है, इसीलिए इसे आप non contact force कहते हैं. Alright? चलो. Next we have gravitational force. For that आपको एक बॉल लेनी है, उसको straight up throw करेंगे. Now does it fall back down? Yes, right. फिर दोबारा throw करना है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा force के साथ आप उसे throw करेंगे. Now does it still return to the ground? Think about the different everyday situation जहाँ पे एक object ऊपर की तरफ फेंका जाता है, no matter कौन सी direction में आप उसको फेंक रहे हो, लेकिन eventually वो वापस ground पे या floor पे ही आ जाता है. तो क्योंकि सभी objects towards the earth fall करते हैं, this suggest कि earth उन्हें नीचे की तरफ pull करता है. And वो force जिसके साथ earth object को नीचे pull करता है, उसे कहते हैं gravitational force, जिसे simply force of gravity या gravity कहा जा सकता है. अब स्टूडेंट्स, gravitational force को क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है कि एक अर्थ जिस भी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट और अर्थ दोनों ही आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. विच मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है. ये हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है, अनलाइक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैग्नेटिक एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे वो तो अट्रैक्ट भी करते हैं, रेपेल भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा एक पुलिंग फोर्स है, यानी कि वो अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट ही करता है. यू माइट हैव नोटिस कि जब एक ऑब्जेक्ट को आप हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो एक स्ट्रेट पाथ नीचे की तरफ फॉलो करेगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो वो ऊपर अपवर्ड जाता है, ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो स्टॉप होगा एंड देन उसके बाद वापस इट विल स्टार्ट फॉलिंग स्ट्रेट डाउन. राइट, चलो. सो स्टूडेंट, एज द ऑब्जेक्ट गोज अप, यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है जब तक वो कंप्लीट स्टॉप पे नहीं आता. एंड वंस, एक बार जब वो नीचे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करेगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. सो इस टाइप के मोशन को, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट वर्टिकल पाथ में मूव कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, दैट इज नोन एज वर्टिकल मोशन. ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव द टॉपिक वेट एंड इट्स मेजरमेंट. सो स्टूडेंट्स, द फोर्स, वो फोर्स जिससे अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल करता है, दैट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड वेट हमें बताता है कि कितना स्ट्रांगली एक ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है. अब क्योंकि वेट एक काइंड ऑफ फोर्स है, तो उसे आप सेम यूनिट में मेजर करोगे जो हम फोर्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो वेट की ऐसा यूनिट है दैट इज ऑल्सो न्यूटन. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ पुल करता है. सो फॉर दैट आपने एक स्प्रिंग एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेना है डिफरेंट वेट्स के, सच एज अ पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स एंड स्मॉल स्टोन. अब स्प्रिंग के एक एंड को नेल या हुक के साथ फिक्स करेंगे एंड ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हैंग करना है फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. क्या स्प्रिंग वहाँ पे स्ट्रेच हो रही है? फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को भी हैंग करेंगे वन बाय वन एंड ईच टाइम यू हैव टू ऑब्जर्व कि कितना वहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है. क्या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्प्रिंग को सेम अमाउंट के साथ स्ट्रेच कर रहे हैं? यू हैव टू ऑब्जर्व. सो स्टूडेंट्स, जब एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से हैंग किया जाएगा तो वो स्ट्रेच हो रहा है उस फोर्स की वजह से जो अर्थ उस पर अप्लाई कर रही है. एंड एज वी ऑब्जर्व कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं बाय डिफरेंट अमाउंट. सो दिस शोज कि अर्थ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट लेवल ऑफ फोर्स के साथ पुल करता है. मीन्स व्हाट, कि सभी ऑब्जेक्ट्स का वेट सेम नहीं है. ऑलराइट, चलो. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू यूज अ स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर वेट. तो आपने क्या, यहाँ आप देख सकते हो दिस इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग? सी स्टूडेंट, जो हाईएस्ट वेट ये मेजर कर सकता है दैट इज 10 न्यूटन, यानी कि इसकी स्केल की रेंज कहाँ से 0 to 10 न्यूटन तक की होती है स्प्रिंग बैलेंस की.
नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट सबसे स्मॉलेस्ट वेट जो ये स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर सकता है. सो इसके लिए आपको अगेन क्या करना है, सी व्हाट इज द वेट डिफरेंस. टू लार्ज मार्किंग के बीच का वेट डिफरेंस कितना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 1 न्यूटन. वो कितना है, या फिर 1 न्यूटन 2 न्यूटन के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 न्यूटन का है. अब इन टू लार्ज मार्क्स के बीच में कितने स्मॉलर डिविजन्स हैं, बेसिकली 5 स्मॉलर डिविजन्स दोनों ही लार्ज मार्क के बीच में है. अब व्हाट वेट, कितना वेट एक स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है. सी ईच स्मॉल डिवीजन आपका कितना शो करेगा, 1 न्यूटन डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन. दैट मीन जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट ये स्प्रिंग बैलेंस होल्ड कर सकता है वो कितना है, 0.2 न्यूटन्स. अब इसी मेथड को आप ट्राई करेंगे विद द स्प्रिंग बैलेंस यू हैव, है ना. आपके स्कूल लैब में स्प्रिंग बैलेंसेस होते हैं डिफरेंट रेंज एंड स्केल के साथ. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज एग्जामिन द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली बिफोर यूजिंग इट. ऑलराइट, चलो next we come to that what mass. See, mass refers to the amount of matter present in an object. Student, mass क्या है, mass होता है कितना amount of matter एक object के अंदर present है and इसको measure किया जाता है ग्राम और किलोग्राम जैसी units में. See, mass does not change. mass जो है student location के साथ change नहीं होता. wherever however weight जो है वो क्या है, weight वो force है जिससे अर्थ किसी object को अपने towards, या कोई भी planet किसी ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल करता है ड्यू टू ग्रेविटी. एंड क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका स्लाइटली वेरी करता है डिफरेंट लोकेशंस पर ऑन द अर्थ एंड मच मोर अक्रॉस द डिफरेंट प्लैनेट्स, इसीलिए वेट आपका चेंज होता है लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगा इवन दो ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सेम रहता है लेकिन उसका वेट चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट. दे हैव गिवन यू कि कैसे एक 1 kg ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे वेरी कर रहा है. यू कुड सी मास की बात करें तो मास जो है हर एक प्लैनेट पे 1 kg है उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट इज डिफरेंट. वेट अर्थ पे 10 न्यूटन है, मून पे 1.6 न्यूटन, मार्स पे 3.8 न्यूटन, वीनस पे 9 न्यूटन और जुपिटर पे 25.4 न्यूटन. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. सी स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस कि एक मग आपको लाइटर फील होता है जब आप उसे बकेट में जो कि फुल ऑफ वाटर है उसमें सबमर्ज करते हैं व्हाइल टेकिंग वाटर आउट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी. आपने एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ली, मेक श्योर उसका लिड टाइटली क्या हो, क्लोज्ड हो. एक बकेट लेनी है फिल्ड विद वाटर एंड बॉटल को ओके सो वी हैव टेकन एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक एम्प्टी खाली प्लास्टिक बॉटल लेनी है, मेकिंग श्योर कि उसका लिड टाइटली क्लोज्ड हो. एक बकेट लेंगे उसके बाद जो कि वाटर से फिल्ड होगी एंड बॉटल को पुश करेंगे डाउन इनटू द वाटर. क्या आपको वहां पे एक अपवर्ड फोर्स फील हो रहा है? फिर बॉटल को रिलीज कर देंगे, डज इट कम बैक अप टू द सरफेस? सी सो यू प्रोबेबली नोटिस कि एक अपवर्ड फोर्स आप फील कर रहे हैं जब आप बॉटल को नीचे के टुवर्ड्स पुश कर रहे थे. एंड व्हेन रिलीज, जब आपने उसे रिलीज कर दिया तो बॉटल वापस आपके टॉप ऑफ द वाटर पे आ गई. सो व्हाट डज इट शो कि वाटर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है बॉटल पर. इनफैक्ट सभी लिक्विड्स एक इसी टाइप के फोर्स को अप्लाई करते हैं एंड ये फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पर विच इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, उसे कहते हैं अपथ्रस्ट और बॉयरेंट फोर्स. ओके, व्हाट वी कॉल इट बॉयरेंट फोर्स. सो जब आपने ऑब्जेक्ट को लिक्विड पे प्लेस किया तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है, whereas at the same time liquid उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है because of buoyant force. अगर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा buoyant force से स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट आपका सिंक यानी कि डूब जाएगा, whereas अगर दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स, इनमें से एक फैक्टर्स जो buoyant फोर्स को अफेक्ट करता है दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि जिस लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया जा रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है. एंड इस डेंसिटी कंसेप्ट को हम कहाँ नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू आर्किमिडीज जो कि एक वेल नोन साइंटिस्ट थे फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस. इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी. व्हाट डज इट फाउंड? ही फाउंड कि एक ऑब्जेक्ट को जब कंप्लीटली और पार्शियली आप एक लिक्विड में प्लेस करते हो तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है एंड ये फोर्स उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है जो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है. दिस आइडिया इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, यानी कि अगर लिक्विड का जो वेट है
यानी कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट अगर ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो ऑब्जेक्ट आपका सिंक कर जाएगा। हाउएवर अगर वेट डिस्प्लेस लिक्विड का इक्वल है ऑब्जेक्ट के वेट से तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऑलराइट, चलो, that's all for the chapter. It's completed. I hope that you must have understood the different types of forces which are there and acts around us in everyday life in different ways. All right. So let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.